हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आपके अपने परिवार क्लासेस विद अनिल भैया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से मजे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, मैं आपको पिछली क्लास के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बता चुका था, लेकिन अभी मैंने अपनी बेसिक लैंग्वेज, एक बेसिक स्टोरी के साथ आपको पृथ्वी की उत्पत्ति की थ्योरी के बारे में बताया था। अभी देखते हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक थे उनकी थ्योरी क्या कहती थी। जैसे कि एक जर्मन दार्शनिक हुआ करते थे इमैनुअल कांट। उनकी थ्योरी के अंतर्गत हमारे सौरमंडल के बारे में बताया गया है। पृथ्वी के सिद्धांत के बाद सौरमंडल के सिद्धांत की भी चर्चा की गई थी। उसके बाद क्या होता है कि नेबुलर परिकल्पना, जिसे हम नेबुलर हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ये जो नेबुलर परिकल्पना है इसको हम क्या बोलते हैं? नेबुलर हाइपोथेसिस। कब पुनः अध्ययन किया गया? इमैनुअल कांट के बाद नेबुलर परिकल्पना का पुनः अध्ययन किया गया। नेबुलर हाइपोथेसिस का पुनः अध्ययन किया गया, मतलब दोबारा अध्ययन किया गया तथा 1976 में 1976 में पियरे लाप्लास द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इससे पहले किसने इसकी थ्योरी के बारे में बताया था? इमैनुअल कांट ने। उसके बाद कौन आते हैं हमारे? पियरे लाप्लास। इसमें उन्होंने संशोधन किया 1976 में। इसे सौर नेबुलर डिस्क मॉडल भी कहा जाता है। नेबुलर परिकल्पना को एक दूसरे शब्द के साथ बताया गया है कि इसको नेबुलर डिस्क मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? नेबुलर डिस्क मॉडल। इसमें कहा गया है कि नेबुला से जो पदार्थ निकला, नेबुला से जो भी पदार्थ निकले थे, जो भी मिनरल्स निकले थे और केंद्र में एकत्रित हुआ, उससे सूर्य का निर्माण हुआ। मैंने जैसे कि आपको पिछली क्लास में बताया कि जो गैस के गोले के पास एक तारा हुआ करता था, तारे से एस्ट्रोडाइट टकराई, एक हमारा जो सूर्य है उसका निर्माण हुआ और उसके अंतर्गत रेडियो एक्टिविटी जो उसके अंदर जो पदार्थ थे उससे हमारी पृथ्वी पर आज भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसी कारणवश जो कि एकत्रित होकर के सूर्य का जो निर्माण हुआ। केंद्र में अधिक गुरुत्वाकर्षण बल था। क्या था केंद्र में? मैंने बताया ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल हुआ करता था। और इसने अधिक धूल और गैस को खींचा, जिसके परिणाम स्वरूप स्नोबॉल प्रभाव हुआ। केंद्र गर्म और सघन हो गया। क्या हो गया? केंद्र गर्म और सघन हो गया। जैसे कि एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि ये है, ये क्या है? हमारा सूर्य, स्टार। इसमें क्या है हमारे? रेडियो एक्टिव पदार्थ। इसके केंद्र में ये क्या है? इसका सेंटर उपस्थित हुआ करते थे। और इस पर क्या होता था? इन्हीं से किसका निर्माण होता है? हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स का निर्माण होता है। स्नोबॉल, ये जो परिकल्पना है। सूर्य के चारों ओर एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का निर्माण हुआ। क्या हुआ? सूर्य के चारों ओर प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का निर्माण हुआ। डिस्क जैसे समझते हैं, एक गोल आकार की एक संरचना हमें जो दिखाई देती है, जैसे हम सौरमंडल में आज भी देखते हैं, प्लैनेट्स को देखते हैं, वो एक राउंड करते हैं, तो एक यही ये शेप होती है उनकी, ये होती है चक्कर करने की। धीरे धीरे पदार्थ के जमा होने से ग्रहों का निर्माण हुआ। अभी यहाँ में क्या बताया गया है? नेबुलर परिकल्पना लाप्लास की थ्योरी के अनुसार कि सूर्य के चारों ओर एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का निर्माण हुआ। एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का निर्माण हुआ। धीरे धीरे पदार्थ के जमा होने से ग्रहों का निर्माण हुआ। जो पदार्थ ऐसे इकट्ठे होते गए, एस्ट्रॉइड इकट्ठे होते गए, मिनरल्स इकट्ठे होते गए, उनसे किसका निर्माण होता है? हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। अर्थ मार्स के बीच में कौन हुआ करता था? थिया नाम का प्लेनेट हुआ करता था। जब वो टकराया और एक ब्लास्ट हुआ, विस्फोट हुआ, उसके बाद हमारे विस्फोट होने के बाद जो आज हम जिसे चंद्रमा बोलते हैं, पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसका निर्माण होता है
और ऐसे ही यहाँ पर बाकी अन्य ग्रहों का निर्माण ऐसे ही एस्टेरॉयड के चैन एक रिंग से टकराने के बाद किसका निर्माण होता है, हमारे ग्रहों का निर्माण होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी आदि स्थलीय ग्रह डिस्क के केंद्र के पास बने थे। अब ये नया वर्ड आया आपके पास, एक स्थलीय ग्रह। आगे ये स्थलीय ग्रह का अर्थ क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ स्थलीय ग्रह का अर्थ क्या होता है। स्थलीय ग्रह का अर्थ होता है कि जैसे कि यहाँ पर हमें चट्टान पाई जाए और यहाँ पर हमें धातु पाई जाए, धातु पदार्थ पाए जाए और वो एक निर्माण करते हैं एक प्लेस का, मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, एक प्लेस का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे क्या कहलाते हैं, स्थलीय ग्रह कहलाते हैं। जैसे हमारा ये बुध है, जैसे शुक्र है, पृथ्वी है आदि क्या है, ये स्थलीय ग्रह है। लेकिन जो हमारा बृहस्पति है, क्या है, हमारे बृहस्पति ग्रह होता है, ये स्थलीय ग्रह नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि यह एक गैसों का गोला है। क्या है, गैसों का गोला। जैसे विभिन्न प्रकार की गैस है जो वायुमंडल में पाई जाती हैं, उनके गैसों का एक गोला है। जैसे कि कभी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हाइड्रोजन, हीलियम पाया जाता था और उन्हीं की जो गैसों का गोला था, तो दोनों में क्या होता है, संलयन होता है। संलयन के बाद हमारा जो स्टार है, स्टार बनता है। जो प्लाज्मा बना, ये सारी चीजें हमें हाइड्रोजन, हीलियम, फिर ऑक्सीजन बना, वो सूक्ष्म जीव थे उनसे बन के। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, बृहस्पति के पास क्या होता है, गैसों का गोला होता है। ना कि यहाँ पर क्या, ना कोई धातु, ना कोई पदार्थ, यहाँ कुछ नहीं होता है। ओनली क्या पाया जाता है, यहाँ पर एक गैस का गोला होता है, उसमें गैसें पाई जाती हैं। ये हमारा बृहस्पति होता है। इनमें लोहा भी पाया जाता है और निकल जैसे धातु घटक पाए जाते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसमें क्या पाया जाता है, धातु। किसमें, स्थलीय ग्रह में। इसके बाद हमारी किसकी थ्योरी आती है, ये तो हमारी लाप्लास की थ्योरी थी, नेबुला परिकल्पना। इससे पहले किसकी थ्योरी दी थी, कांट इमैनुअल कांट, जर्मन दार्शनिक जो थे हमारे, उनकी थ्योरी थी। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट होने के बाद जो हमारे लाप्लास, पियर लाप्लास थे, उन्होंने ये पृथ्वी के बारे में और सौरमंडल के बारे में अपनी थ्योरी के अनुसार ये हमें चीजें बताई हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है, बाइनरी सिद्धांत। वो अभी मैं आपको बता दूंगा। आपको समझने में किसी प्रकार की कैसी भी कोई दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसके बाद आता है बाइनरी सिद्धांत। ये बाइनरी सिद्धांत है। इससे पहले जैसे मैंने बताया कि नेबुला परिकल्पना, उससे पहले इमैनुअल कांट जो थे जर्मन दार्शनिक, उन्होंने क्या बताया, उसके बाद लाप्लास ने क्या बताया। इसी प्रकार एक और आते हैं बाइनरी सिद्धांत के अंतर्गत। इस सिद्धांत को प्लैटिनिस्मल, क्या बोलते हैं इसको, प्लैटिनिस्मल परिकल्पना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सिद्धांत को, प्लैटिनिस्मल सिद्धांत भी कहा जाता है। बाइनरी सिद्धांत के अनुसार क्या कहा जाता है, प्लैटिनिस्मल सिद्धांत। अब यह थ्योरी किसने दी, कब दी, ये मैं आपको बताऊंगा। इस थ्योरी को 1900 में, सन 1900 में चैम्बरलेन के द्वारा और मोल्टन के द्वारा दिया गया था। तो सन 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टन के द्वारा बाइनरी सिद्धांत को दिया गया था।
इस सिद्धांत में यही बताया गया है कि ये गैस का गोला हुआ करता था, गैस का गोला हुआ करता था। क्या हुआ करता था? गैस का गोला हुआ करता था। उसके बाद सूर्य हुआ करता था। सूर्य हुआ करता था, जो कि ऐसे ही हाइड्रोजन हीलियम आपस में टकराए और उसके प्रकार से विखंडन हुआ। विखंडन होने के बाद हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब जैसे तारे अब ऐसे टकराते हैं और दूर दूर चले जाते हैं, तो चारों ओर सूर्य के उत्पत्तियां हो जाती है। और इस सूर्य में ऐसे ही जो नाभिक है विखंडन है उसकी प्रक्रिया चल ही रही थी, हाइड्रोजन और हीलियम की। इनके आपस में टकराने से क्या होता है? बाकी अन्य ग्रह बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें क्या होता है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति होती है और उसमें बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार इसमें भी बाकी अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हाइड्रोजन हीलियम के बाद सूर्य की। और जो भी आज सूर्य का क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सूर्य का चक्कर। पूरे 8 के 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सिद्धांत दिए गए थे वैज्ञानिकों के द्वारा वो कुछ इस प्रकार थे। आज मैं इसी क्लास के और भी आपको महत्वपूर्ण भूगोल के जो क्वेश्चन है वो कराने जा रहा हूँ। अभी आपने समझा थ्योरी, मैंने बताया था कि आपको मैं कल थ्योरी बताऊंगा, लेकिन जो मैंने जो कल बताया था वो ऑथेंटिक बुक से लिए गए टॉपिक पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया था। लेकिन मैंने आपको ये भी दिखा दिया है कि वैज्ञानिकों के द्वारा जो थ्योरी दी गई है वो कब दी गई? जैसे 1976 में दी गई थी लाप्लास के द्वारा, और 1900 में दी गई थी चैम्बरलेन और मोल्टन के द्वारा। उसी प्रकार जैसे कि मैं क्वेश्चन बता दूं आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भूगोल के, जो कि मैं भी कराने जा रहा हूँ आपको। कमेंट सेक्शन में उनके उत्तर देते जाना है, साथ के साथ मैं आपसे पूछता जाऊंगा। जैसे फर्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह स्थलीय ग्रह है? कौन सा स्थलीय ग्रह है? पहचान कीजिए। आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा स्थलीय ग्रह है। जैसे फर्स्ट वन बृहस्पति, सेकंड वरुण, अरुण, बुध। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैलीलियन चंद्रमा है जिसे 1610 में 1610 में इटालियन खगोल शास्त्री, जो इटली के खगोल शास्त्री थे, इटालियन खगोल शास्त्री जो थे गैलीली के घर में बने दूरबीन का उपयोग कर देखा था। निम्नलिखित में से कौन गैलीलियन चंद्रमा है जिसे 1610 में इटालियन खगोल शास्त्री गैलीलियो ने गैलीली के घर से
गैलीलियो ने को घर से दूरबीन से देखा था। तो आप मुझे बताएंगे, जैसे फर्स्ट वन नाम का, सेकंड वन फोफोस। फर्स्ट वाले का आप मुझे कमेंट में इसका उत्तर दे सकते हो, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि आप कैसे तैयारी कैसे कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। थर्ड टाइटन, फोर्थ गैनीमेड। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछली क्लास में, जो बृहस्पति ग्रह हुआ करता था, गैस का गोला हुआ करता था, ये तो स्थलीय ग्रह है नहीं। तो स्थलीय ग्रह का आपको मैंने बताया था कि इसकी तो ऐसे वहां पर हमें धातु पाई जाए, निकेल, लोहा, आदि चीजें हमें जहाँ पाई जाए उसे स्थलीय ग्रह कहते हैं। लेकिन बृहस्पति में बताया था आपको, ये गैसों का गोला है, सेम ये भी है, तो इसका आंसर क्या होगा? बुध। बुध जो है ये स्थलीय ग्रह में से है, तो इसका उत्तर क्या होगा? बुध। ये उत्तर इसके नहीं होंगे। निम्नलिखित में से कौन गैलीलियन चंद्रमा है जिसे 1610 में इटालियन खगोलशास्त्री गैलीलियो गैलीली के घर से दूरबीन से देखा गया था? 1610 में एक इटालियन खगोलशास्त्री हुआ करते थे गैलीलियो। उन्होंने क्या किया था कि अपने घर से ही दूरबीन से एक गैलीलियन को देखा था। वो कब देखा था गैलीली को? किसने, कौन से गैलीली को देखा था? गैनीमेड को देखा था। कब देखा था? 1610 में। कहाँ से देखा था? अपने घर से देखा था। बाकी ये नाम का फोफोस, टाइटन, इसके आंसर नहीं होंगे। थर्ड क्वेश्चन, एग्जाम के पर्पज से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। आप अच्छे से टेंशन बिना किए मेरे साथ तैयारी करते रहिए, अच्छी तरह पढ़िए, और बिल्कुल मैं आपके साथ बना रहूंगा हमेशा। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है, ऐसे कौन सा बोना ग्रह है जो कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? कौन सा जो है कि बोना ग्रह जो कि क्षुद्र ग्रह है बेल्ट में अवस्थित या स्थित है? थर्ड क्वेश्चन, इसके ऑप्शन आप मुझे बताएंगे। फर्स्ट वन इज वेगमैन, एंड सेकंड वन इज एरेस, थर्ड वन सेरस, फोर्थ वन होमिया। तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह जो कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है, तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा? सेरस। सेरस जो है हमारी क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित होता है। अब क्षुद्र ग्रह बेल्ट क्या होती है? नया सब क्षुद्र ग्रह बेल्ट ये होती है कि जैसे छोटे छोटे जो एस्ट्रॉइड है उनकी एक चेन होती है, उस चेन के अंतर्गत जो हमारे ग्रह हैं उनको क्या बोलता है? बोना ग्रह। इसमें से बोना ग्रह है, क्या नाम है इसका? सेरस, जो कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट का एक हिस्सा है। फोर्थ क्वेश्चन,
एक और फोर्थ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो मैं आपको अभी कराता हूं। जैसे कि निम्नलिखित में से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए। निम्नलिखित में से विकिरण पेटियां पृथ्वी की चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आदर्शित कणों के विशाल स्वाद हैं। आदर्शित कणों के विशाल स्वाद हैं। तो इसके ऑप्शन क्या होंगे? जैसे फर्स्ट वन वैन एलन, सेकंड कूपर ऑरोरा, वैन एलन, कूपर ऑरोरा, एंड थर्ड वे ऑरोरा, फोर्थ वन चिनूक। तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से विकिरण पेटियां पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आदर्शित कणों के विशाल स्वाद जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वैन एलन, जो कि कूपर ऑरोरा है, ये इसका आंसर नहीं होगा। ऑरोरा नहीं होगा, चिनूक नहीं होगा। करेक्ट आंसर वैन एलन। चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वाद है जो पृथ्वी को घेरते हैं। क्या करते हैं? पृथ्वी को घेरते हैं। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खगोलीय पिंड निम्नलिखित में से खगोलीय पिंड में चारेन नामक क्या चारेन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है। क्या एक प्राकृतिक उपग्रह है? चार नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, इनमें से कौन है प्राकृतिक, जो चारेन नामक का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो इनमें से कौन है? जैसे कि फर्स्ट वन होमिया, एंड सेकंड मंगल, होमिया, सेकंड मंगल, थर्ड प्लूटो, फोर्थ शनि।
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका बताएंगे क्या है, इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खगोलीय पिंड में जो चारण जो नाम है एक प्राकृतिक उपग्रह है, तो आप बताइए मुझे इसमें से किस एक ग्रह का नाम चारण है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या होमिया है, क्या मंगल है, क्या प्लूटो है या शनि है, कौन सही है इसमें से। तो ऑप्शन इज प्लूटो। प्लूटो इज द राइट आंसर। होमिया नहीं होगा, मंगल नहीं होगा, शनि नहीं होगा, तो क्या है इसका आंसर प्लूटो। देखिए जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आपको थ्योरी बताई वैज्ञानिकों की, उससे पहले मैंने एक बेसिक लैंग्वेज में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया कि कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, और उसके बाद मैंने थ्योरी लेकर आया वैज्ञानिकों की। उसके बाद मैंने आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन टू 5 क्वेश्चन मैं आपको डेली क्लास के बाद ऐसे कराया करूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे क्लास के साथ बने रहें, और हमारे क्लासेस में भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।